हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रामा पजामा। आज हम 3 शॉर्ट फिल्म्स के बारे में बात करेंगे। पहली मूवी है 7 डेज विद रिबेका। मूवी स्टार्ट होती है एक बोर्ड मीटिंग में, जहां एक फाइनेंस कंसल्टेंट एक प्रेजेंटेशन दे रहा था, जहां वो कुछ एडवांस रिलेशनशिप साइबॉर्ग की बात कर रहा था। ये ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स थे जो एक एडवांस साइबॉर्ग पे इन्वेस्ट करने वाले थे, जो इंसानों के इमोशनल और फिजिकल दोनों जरूरतों को पूरा कर सकता था। मतलब ये बिल्कुल इंसानों जैसे रोबोट्स बनाने वाले थे, जिनमें लोगों के अकेलेपन को दूर करने के साथ साथ उन्हें इमोशनल सपोर्ट देने की भी क्षमता होगी। मीटिंग सक्सेसफुल रहता है और इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 1 महीने के बाद साइबॉर्ग बन के रेडी हो जाता है और उसे टेस्ट करने के लिए रायन को चूज किया जाता है। क्योंकि वो सिंगल था और लेडीज में काफी पॉपुलर था, तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि रैन एक परफेक्ट कैंडिडेट था जो इस साइबॉर्ग को अच्छे से टेस्ट करके सही रिपोर्ट दे सकता था। रैन ये काम नहीं करना चाहता था, पर वो इन्वेस्टर्स को टाल नहीं पाता। उसे एक प्रेफरेंस फॉर्म दिया गया था, जिसके डिटेल्स अपलोड करने पर यह साइबॉर्ग उसके प्रेफरेंस यानी पसंद के हिसाब से बिहेव करेगा। ये साइबॉर्ग देखने में बिल्कुल इंसानों जैसी ही थी। रायन उसे घर ले आता है और रहने के लिए एक बेडरूम देता है। इस साइबॉर्ग का नाम रिबेका था। वो पूरे रूम को स्कैन कर लेती है। रायन अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है और रेबेका भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। रिबेका को इंसानों के फिजिकल और इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए बनाया गया था। वो खुद को अनड्रेस करने लगती है, पर रायन उसे मना कर देता है। वो उसे दूसरे रूम में जाने के लिए कहता है, पर रिबेका रायन के साथ ही उसी रूम में रहना चाहती थी। रायन उसे चीयर अप करने के लिए एक गेम खेलता है और उसमें जीतने के बाद रिबेका कंडीशन रखती है कि वो इसी रूम में रहेगी और वहीं सो जाती है। दूसरी सुबह रिबेका रायन के लिए उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाती है, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो अपने बचपन में खाया करता था। रिबेका भी ब्रेकफास्ट खाने लगती है, तो रायन को अजीब लगता है क्योंकि वो रोबोट होके भी खाना खा रही थी। रिबेका कहती है कि वो इंसानों के जैसे ज्यादातर काम कर सकती है। ब्रेकफास्ट के बाद रायन को ऑफिस जाना था, पर रिबेका बीच जाना चाहती थी, तो रायन उसे बीच पे ले जाता है और वहाँ वो बहुत एंजॉय करते हैं। बीच पे वो एक दूसरे को किस भी करते हैं। अगले कुछ दिन रायन और रिबेका साथ गुजारते हैं और रायन को उससे प्यार हो जाता है। 5वें दिन रिबेका साइबॉर्ग बनाने वाले साइंटिस्ट का कॉल आता है और वो रायन को बताता है कि रिबेका के अंदर एक टाइमर था, जिससे वो 7 दिन के बाद अपने आप मरने वाली थी। क्योंकि रिबेका एक टेस्ट रोबोट थी, इसलिए उसके अंदर एक टाइमर लगाया हुआ था। वो अगर टेस्ट में फेल हो जाती, मतलब उससे अगर इंसानों को खतरा होता, तो उसे खत्म करने के लिए उसके अंदर 7 दिनों का टाइमर लगाया हुआ था। 7 दिन के बाद बोर्ड मीटिंग में रायन बोर्ड से कहता है कि रिबेका में अभी भी कुछ काम किया जा सकता है, वो अभी भी परफेक्ट नहीं है। वो दरअसल साइंटिस्ट को और टाइम देना चाहता था ताकि वो रिबेका के अंदर से टाइमर निकाल सके, पर बोर्ड को पता था कि रिबेका मॉडल सक्सेसफुल रही थी, इसलिए वो उसका मास प्रोडक्शन करने वाले थे। दूसरी तरफ रायन के घर में रिबेका की मौत हो जाती है, पर मरने से पहले उसने रायन के लिए एक मैसेज छोड़ा था। वीडियो मैसेज में रिबेका ने कन्फेस किया था कि उसे पहली नजर में ही रायन से प्यार हो गया था और उसे उसके अंदर के टाइमर के बारे में शुरू से पता था, पर उसने रायन को ये बात नहीं बताई थी। वो रायन से ये भी कहती है कि वो रायन के साथ रहना चाहती थी, इसलिए उसने अपना कोड एक हार्ड ड्राइव में कॉपी कर लिया था, जिससे रायन को उसे वापस पाने में मदद मिल सकती थी। इसी के साथ हमारी फर्स्ट स्टोरी यहाँ खत्म होती है। हमारी दूसरी स्टोरी है रिपल इफेक्ट, जहाँ हमें बताया जाता है कि ईयर 2087 में इंसान अब रहने के लिए किसी दूसरे प्लेनेट में जा चुके हैं और वहाँ उस प्लेनेट के क्रीचर्स के साथ उनकी वॉर हो रही थी। इस वॉर में इंसानों ने बायोलॉजिकली सोल्जर्स को एनहेंस किया था ताकि वो यहाँ के नेटिव्स के साथ लड़ सके। इंसानों में रोबोटिक पार्ट्स लगा के उन्हें एनहेंस किया जाता था। ये सब करने वाले साइंटिस्ट के 2 लड़कियां थी, जिनमें से बड़ी वाली बागी बन गई थी। इस प्लेनेट पे आए ज्यादातर लोगों को जबरदस्ती वॉर पे भेज दिया जाता था और वो मारे जाते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो मरे हुए लोगों को ढूंढ के उनसे रोबोटिक पार्ट्स निकाल लेते थे और यूनियन को बेच देते थे। यूनियन वहाँ की गवर्नमेंट का नाम था। इंसानों के दिमाग में एक चिप लगा दिया जाता था, जिससे उनकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती थी और वो रोबोट्स की तरह मरते दम तक लड़ते रहते थे। साइंटिस्ट की बड़ी बेटी औरा एक रात चुपके से घर से निकल जाती है प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। वो सिर्फ अपनी छोटी बहन आइवी को बता के जाती है और फिर लापता हो जाती है। साइंटिस्ट अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करता है, पर औरा उन्हें कहीं नहीं मिलती। आइवी को पछतावा था कि उस रात उसने अपनी बहन को रोका नहीं था, पर अब वो भी बागी बनने लगी थी।
और अपनी बहन की तरह इस जंग को रोकना चाहती थी और शायद उसका हशर भी उसकी बहन की तरह ही होने वाला था। हमारी थर्ड स्टोरी है द बार्गेन, जहाँ एक औरत अपने अंकल के इलाज के लिए पैसे उधार लेने आई थी। उधार देने वाले आदमी को हम टाइम ट्रेडर कहेंगे। टाइम ट्रेडर उसे कहता है कि जनरली लोग अपने माँ बाप या भाई बहन के लिए उधार लेने आते हैं, पर वो अपने अंकल के लिए उधार लेना चाहती थी। वो औरत बताती है कि उसके अंकल ने ही उसकी परवरिश की थी और उनके ऑपरेशन के लिए उसे पैसे चाहिए थे। टाइम ट्रेडर लेडी की डिटेल्स चेक करता है, जहां उसे दिखता है कि इस औरत का नाम एलिस था और उसके पास सिर्फ 6 साल 1 महीने की जिंदगी बची थी, यानी कि वो 6 साल और 1 महीने के बाद मरने वाली थी। टाइम ट्रेडर उसके सामने पैसे रख देता है और कहता है कि इन पैसों के सामने एलिस को अपनी जिंदगी की 6 साल और 2 महीने गिरवी रखनी पड़ेगी। यहाँ हमें पता चलता है कि लोग यहाँ पैसों को जिंदगी में बचे टाइम के साथ तौला करते थे और कुछ चंद पैसों के लिए अपने जीवन में से वक्त को बेचा करते थे। टाइम ट्रेडर एलिस को 2 मंथ का डिस्काउंट देता है और 6 साल के लाइफ के बदले उसे उसके अंकल के ऑपरेशन के लिए पैसे दिए जाते हैं। टाइम ट्रेडर के साथ एक लेडी थी जो उसके लिए लाइफ चार्ज एक्सट्रैक्ट करने का काम किया करती थी। जब वो देखती है कि एलिस के पास सिर्फ 6 साल और 1 महीने का टाइम बचा था और 6 साल निकालने के बाद वो 1 महीने में मरने वाली थी, तो वो उसे वार्न करने की कोशिश करती है। पर एलिस कहती है कि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए उसका लाइफ एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। एलिस पैसे लेके चली जाती है, पर उसे पता भी नहीं था कि अब उसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 महीना ही बचा था। टाइम ट्रेडर के पास तरह तरह के लोग आते थे, जिन्हें पैसों की जरूरत थी। वो अपनी जिंदगी का टाइम बेच के पैसे ले जाते थे और जो अमीर थे वो पैसे दे के टाइम खरीदते थे। सिक्योरिटी ऑफिसर का नाम कोरा था। उसके पास जीने के लिए सिर्फ 17 दिन ही बचे थे। वो किसी से फोन पे बात करती है और कहती है कि उसने एक औरत को वार्न करने की कोशिश की थी, जिस वजह से उसके बॉस को गुस्सा आया था और उसने उसकी सैलरी आधी कट कर दी थी। सामने वाला फोन पे उसे नौकरी छोड़ देने की बात कहता है, पर वो कहती है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकती। एक दिन एलिस वापस आती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो कहती है कि टाइम ट्रेडर जानता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था, फिर भी उसने उसका टाइम ले लिया। उसके अंकल की भी जान नहीं बच पाई थी और वो भी 3 दिन में मरने वाली थी। टाइम ट्रेडर उसे उसके बच्चों का टाइम लेने की सलाह देता है, जो वो नहीं करना चाहती थी। कोरा टाइम ट्रेडर को उसकी हेल्प करने के लिए कहती है, पर वो नहीं मानता। कोरा ने अपने लिए 1 महीने का टाइम चार्ज बचा के रखा था, जो वो एलिस को दे देती है और नौकरी छोड़ के चली जाती है। टाइम ट्रेडर एलिस को कोरा की जॉब ऑफर करता है। वो कहता है कि मेरे लिए काम करो और मैं तुम्हें लंबे समय तक जिंदा रखूंगा, और एलिस कोरा की जगह ले लेती है। इसी के साथ हमारी तीसरी कहानी भी यहाँ पे खत्म होती है। Thank you for watching दोस्तों. Please subscribe the channel. Until next movie explanation, goodbye and take care.